Hi, welcome to Physio Insight. This is Dr. Vivek Shrivastava and today I am going to discuss about biomechanics of wrist complex. In this video, I will try to cover all the three joints of the wrist: ulnar joint, radiocarpal joint and mid-carpal joint. Along with this, I will be discussing about carpal tunnel and its structure and muscles around the wrist complex. So let's start with this. Three joints in the wrist complex, which are like radiocarpal joint. Radiocarpal joint is made by radius and the carpal bones. This is radiocarpal joint. The second one is mid-carpal joint. Mid-carpal joint between the two rows of carpal bones, and the third one is distal radioulnar joint, which is in between the radius and the ulnar, distal part of the radius and ulnar. In these three joints the major movement is wrist extension, जो कि आपके रेडियोकार्पल जॉइंट पे हो रहा है, रेडियो एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट जॉइंट, प्लस यहाँ पे फ्लेक्शन भी होता है, बट फ्लेक्शन मूवमेंट जो है वो कंपैरेटिवली कम है, जबकि एक्सटेंशन मूवमेंट ज़्यादा होता है रेडियोकार्पल जॉइंट पे। सेकेंड जॉइंट जो है वो है मेडकार्पल जॉइंट। मेडकार्पल जॉइंट पे आपके रिस्ट का फ्लेक्शन ज़्यादा होता है, जबकि वहाँ पे एक्सटेंशन जो है वो कम क्वांटिटी में होता है। एंड द थर्ड वन इज़ जो हमारा है डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट। डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट जो है वहाँ पे हमारा प्रोनेशन एंड सुपिनेशन होता है। एज वी ऑलरेडी नो कि हमारा जो प्रोनेशन एंड सुपिनेशन मूवमेंट है वो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट पे होता है। प्रॉक्सिमल जॉइंट पे अप्रॉक्सीमेटली 60% मूवमेंट होता है, जबकि डिस्टल जॉइंट जो है वो 40% मूवमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करता है। तो ये तीन जॉइंट हैं जो ये मिला करके हमारा रिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसमें पहला है रेडियोकार्पल, देन मिड कार्पल एंड द थर्ड वन इज डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट। नाउ हम लोग देखते हैं कि हमारे रेडियो कार्पल जॉइंट में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये किस तरीके से फंक्शन करता है। तो यदि हम रेडियो कार्पल जॉइंट की बात करें तो रेडियो कार्पल जॉइंट जो है वो दो आर्टिकुलेशन से बना हुआ है, एक जो है आपका रेडियस एंड दूसरा कार्पल बोन्स। रिस्ट जॉइंट में कहीं पे भी हमारा अल्ना जो है वो आर्टिकुलेट नहीं करता है कार्पल बोन्स के साथ में, ओनली द पार्ट इज दैट इज रेडियस विच आर्टिकुलेट्स विथ कार्पल बोन्स, इसीलिए इसको हम रेडियो कार्पल जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करें रेडियो कार्पल जॉइंट के स्ट्रक्चर्स की, यहाँ पे जो आर्टिकुलेशंस हैं उसकी, तो इसमें प्रॉक्सिमल आर्टिकुलेशन जो है वो आपका कॉन्केव सरफेस होता है, जो कि रेडियस का पार्ट है। कॉन्केव सरफेस ऑफ द रेडियस एक प्रॉक्सिमल आर्टिकुलेशन प्रोवाइड कर रहा है, एंड डिस्टल आर्टिकुलेशन जो है वो हमारा यहाँ पे कॉन्वेक्स सरफेस जो है वो स्केफॉइड, ल्यूनेट एंड ट्राइक्वेट्रम, तीन बोन जो हैं स्केफॉइड, ल्यूनेट एंड ट्राइक्वेट्रम, ये तीन बोन मिल करके सरफेस प्रोवाइड कर रही हैं, जो कि कॉन्वेक्स सरफेस है रेडियो कार्पल जॉइंट बनाने के लिए। अभी रेडियो कार्पल जॉइंट में कौन कौन से मूवमेंट होते हैं वो देखने के लिए हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि हमारे रिस्ट जॉइंट के मूवमेंट को हम देखें तो रिस्ट जॉइंट में मेजर जो मूवमेंट होते हैं वो है रिस्ट का फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, और साथ ही साथ में अल्नार एंड रेडियल डिविएशन। तो रेडियल अल्नार डिविएशन एंड फ्लेक्शन एक्सटेंशन, यदि न्यूट्रल पोजीशन से हमारा हाथ जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन, और यदि ये न्यूट्रल पोजीशन से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। कुछ ऑथर्स इसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, नीचे की तरफ जाना इज फ्लेक्शन, न्यूट्रल पोजीशन पे आना इज एक्सटेंशन एंड ऊपर जाना इज हाइपर एक्सटेंशन। तो ये एक अलग पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग रेफरेंसेस मिले। अपार्ट ऑफ दिस, यदि हम हाथ को अपने डेविएट कर रहे हैं टूवर्ड्स द थंब तो ये हमारा रेडियल डिविएशन कहलाता है, और यदि हम इसको लिटिल फिंगर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं दिस इज नोन एज अल्ना डिविएशन। तो ये बेसिकली दो मूवमेंट होते हैं, दैट मीन्स देयर इज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हमारा अवेलेबल है हमारे रेडियो कार्पल जॉइंट पे। रेडियो कार्पल जॉइंट पे हम यदि और आर्थ्रोकाइनेमेटिक हमने डिस्कस किया, जो कि फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स होते हैं, जिसको हम फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, डेविएशन के फॉर्म में समझते हैं। यदि हम बात करें ऑस्टियोकाइनेमेटिक मूवमेंट की, ऑस्टियोकाइनेमेटिक मूवमेंट्स की हम का मतलब होता है कि जो हमारे बोनी चेंजेस हो रहे हैं, बोनी सरफेस पे जो मूवमेंट आ रहे हैं उसको हम ऑस्टियोकाइनेमेटिक मूवमेंट बोलते हैं। तो यदि हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन की बात करें तो जब हम न्यूट्रल पोजीशन से, जो हमारी न्यूट्रल पोजीशन है जॉइंट की, वहाँ से हम फ्लेक्शन के लिए मूवमेंट करते हैं, तो फ्लेक्शन के समय मूवमेंट करने पे हमारे बोन्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उस समय पे हमारी कार्पल बोन्स जो हैं ये रेडियस के ऊपर ग्लाइड कर रही हैं, जो कि आपके डॉर्सम एस्पेक्ट की तरफ होती हैं। एज वी नो कि हमारा जो कॉन्केव कॉन्वेक्स रूल होता है उसके ऊपर ये बेस्ड होता है मूवमेंट हमारा।
तो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है उसमें हमारा कार्पल बोन्स जो हैं ये डॉर्सली ग्लाइड कर रही हैं। अपार्ट ऑफ दिस ये साथ में रोटेट भी कर रही हैं, रोल भी कर रही हैं। तो यहाँ पे एक आपका डॉर्सम ग्लाइड हो गया और रोटेशनल मूवमेंट भी हो गया। यदि हम एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन मूवमेंट करते समय पे ये हमारा रोल अगेन अपवर्ड कर रहा है कार्पल बोन्स, लेकिन यहाँ पे जो ग्लाइडिंग हो रही है या डिस्प्लेसमेंट हो रही है ये पामर सरफेस की तरफ होती है। तो ये हमारे मूवमेंट हो गए फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट जॉइंट। अब हम बात करें यदि हमारे डेविएशन की, तो डेविएशन के समय पे भी एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जो ग्लाइड हो रही है, यदि हम अल्नार या रेडियल डेविएशन की बात कर रहे हैं तो अल्नार डेविएशन के समय पे जो ग्लाइड हो रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। जिस तरफ मूवमेंट हो रहा है अल्नार डेविएशन इस तरफ हो रहा है, तो ग्लाइड जो है हमारा वो रेडियल डायरेक्शन में जा रहा है। यदि हम रेडियल डेविएशन की बात करें तो मूवमेंट जो है वो रेडियस की तरफ हो रहा है, या वी कैन से थंब की तरफ मूवमेंट हो रहा है, बट जो ग्लाइड है हमारे कार्पल बोन्स का वो दैट इज टूवर्ड्स द अल्ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे ग्लाइडिंग मूवमेंट जो है वो देखने को हमको मिल रहा है, और साथ ही साथ में रोलिंग मूवमेंट जो है सेम डायरेक्शन में हमको यहाँ पे रोलिंग मूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। एज यू कैन सी हियर यहाँ पे रोलिंग का डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में है, एंड हमारा जो ग्लाइड है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये हो गए हमारे मूवमेंट्स ऑफ रेडियो कार्पल जॉइंट। रेडियो कार्पल जॉइंट के बाद हम याद करें यदि, तो हम मिड कार्पल आर्टिकुलेशन पे आ जाते हैं। मिड कार्पल जॉइंट जो है हमारा, दिस इज फॉर्म्ड बाय द आर्टिकुलेशन ऑफ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कार्पल बोन्स। जो हमारी प्रॉक्सिमल रो है कार्पल बोन्स की और जो हमारी डिस्टल रो है कार्पल बोन्स की, इन दोनों के आर्टिकुलेशन से ये यहाँ पे जो जॉइंट बन रहा है इसको हम बोल रहे हैं मिड कार्पल आर्टिकुलेशन और मिड कार्पल जॉइंट। मिड कार्पल जॉइंट की प्रॉक्सिमल रो में कौन कौन सी बोन्स हैं यदि हम देखें तो उसमें है स्केफॉइड, ल्यूनेट एंड ट्राइक्वेट्रम। ये 3 बोन्स हैं जो हमारी प्रॉक्सिमल रो बना रही हैं, और हमारी डिस्टल रो जो है वो ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हेमेट। ये 4 बोन्स जो हैं ये हमारे डिस्टल रो को बना रही हैं। अभी इसमें जो लिगामेंट की कनेक्टिविटी होती है या कैसे ये कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कैपिटेट जो है वो एक लिगामेंट उससे कनेक्ट हो रहा है स्केफॉइड के थ्रू। कैपिटेट स्केफॉइड लिगामेंट होता है, देन कैपिटेट ल्यूनेट लिगामेंट होता है, एंड कैपिटेट ट्राइक्वेट्रम लिगामेंट होता है। इसी तरीके से एक कैपिटेट से ट्रेपेजियम के भी लिगामेंट जाता है, जो ये आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करके रखता है जॉइंट को, और इसकी स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद बारी आती है हमारे डिस्टल रेडियो अल्ना जॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। डिस्टल रेडियो अल्ना जॉइंट जो है वो, जैसा कि मैंने आपको इनिशियली बताया था, ये रेडियस और अल्ना के आर्टिकुलेशन से बनने वाला जॉइंट है। यहाँ पे आपका जो आर्टिकुलेशन है इसमें आपका कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ अल्ना हेड जो है वो आर्टिकुलेशन प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही साथ में दूसरा सरफेस जो है वो रेडियस का कॉन्केव अल्नार नॉच जो है वो अटैचमेंट के लिए जगह प्रोवाइड कर रहा है रेडियस को, अल्ना को। तो यहाँ पे अल्ना जो है ये आकर के कनेक्ट हो रही है रेडियस के ऊपर, और जो रेडियस में स्पेस है उसको हम बोल रहे हैं अल्नार नॉच। तो ये जॉइंट जो है ये बना रहा है यहाँ पे डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट, जिसकी स्टेबिलिटी के लिए बेसिकली यहाँ पे डॉर्सल रेडियो अल्नार लिगामेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वोलर रेडियो अल्नार लिगामेंट होता है। वोलर रेडियो अल्नार लिगामेंट के अलावा यहाँ पे एक आर्टिकुलर डिस्क होती है। आर्टिकुलर डिस्क के अलावा यहाँ पे आपके जो है अल्नो ट्राइक्वेट्रल लिगामेंट और अल्नो ल्यूनेट लिगामेंट जो है अल्ना से ट्राइक्वेट्रम पे और ल्यूनेट बोन पे जो लिगामेंट जा रहे हैं वो भी इस जॉइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये हो गया हमारा डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट। डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट के मूवमेंट्स कौन कौन से होते हैं यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पे बेसिकली 2 मूवमेंट हो रहे हैं, वन इज सुपिनेशन एंड द अदर वन इज प्रोनेशन। मिड प्रोन पोजीशन से हम मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। मिड प्रोन पोजीशन से हमारा रिस्ट का सीधा होना दैट इज सुपिनेशन, एंड पूरा का पूरा पाम जो है वो डाउनवर्ड फेस हो जाना दैट इज प्रोनेशन। तो न्यूट्रल पोजीशन जो है हमारे फोर आर्म की उसको हम मिड प्रोन पोजीशन बोलते हैं, जहाँ पे आपका थंब टुवर्ड्स द रूफ फेस करता रहता है, इस पोजीशन को हम न्यूट्रल पोजीशन बोलते हैं। तो यहाँ की यदि हम आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट में आपका प्रोनेशन एंड सुपिनेशन जो है ये मूवमेंट यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है।
यदि हम इसके ऑस्टियोकाइनेमेटिक मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो ग्लाइड हो रहा है अल्नार नॉच जो है, जब हम प्रोनेशन कर रहे हैं तो उस समय पे अल्नार नॉच जो है वो एंटीरियरली ग्लाइड करता है। एज यू कैन सी हियर कि जैसे ही हमने ये प्रोनेशन के लिए किया तो हमारा अल्नार नॉच जो है ये एंटीरियरली ग्लाइड कर रहा है, और जब हम सुपिनेशन करते हैं तो उस समय पे हमारा अल्नार नॉच जो है ये पोस्टीरियरली ग्लाइड करता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो ऑस्टियोकाइनेमेटिक मूवमेंट है वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल टनल। कार्पल टनल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो हमारे रिस्ट जॉइंट में अवेलेबल है, और इसी में यदि कोई स्ट्रक्चर कंप्रेस हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है और वहाँ पे जो हमारी मीडियन नर्व जा रही है वो कंप्रेस होती है, तो हम उसको कार्पल टनल सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। तो कार्पल टनल के बारे में यदि हम बात करें तो ये बेसिकली एक ऑसियोफाइब्रस कैनाल होती है। दिस इज़ ऑसियोफाइब्रस कैनाल जिसका स्ट्रक्चर जो है वो कार्पल बोन्स से बना हुआ है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से जो आपके फ्लेक्सर रेटिकुलर सीट है उसकी वजह से ये एक स्ट्रक्चर बनता है, और इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम कार्पल टनल बोलते हैं। अभी कार्पल टनल जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे आपका एक मीडियन नर्व जो जा रही है वो है, इसके अलावा 9 टेंडेंस जा रहे हैं यहाँ से, जिसमें 4 टेंडेंस जो हैं आपके वो फ्लेक्सा डिजिटोरम प्रोफंडस के होते हैं, और 4 टेंडेंस जो हैं वो फ्लेक्सा डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के होते हैं। ये 4 के टेंडन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। अपार्ट ऑफ दिस देयर इज़ अ फ्लेक्सा पोलिसिस लॉन्गस जो कि इसका एक टेंडन जा रहा है। तो ये 4 और एक ये 9 टेंडन इसमें से पास होते हैं, और साथ ही साथ में हमारी मीडियन नर्व यहाँ से पास होती है, विच यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम। ये यहाँ से मीडियन नर्व पास हो रही है। तो ये स्ट्रक्चर होते हैं हमारे कार्पल टनल के अंदर के। कार्पल टनल में आपकी जो मसल्स हैं वो मैंने आपको बताया, फ्लेक्सा पोलिसिस लॉन्गस, 4 फ्लेक्सा डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के टेंडन एंड 4 फ्लेक्सा डिजिटोरम प्रोफंडस के टेंडन जो है यहाँ से पास होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं मसल्स की बात कर लेते हैं जो हमारे रिस्ट जॉइंट के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे डायनामिक स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो यदि हम रिस्ट जॉइंट के मूवमेंट की बात करें तो उसमें जो मेजर मूवमेंट फ्लेक्शन का जो मूवमेंट होता है उसमें कौन कौन सी मसल्स हैं, उसमें होती है आपकी पहली मसल्स जो है दैट इज़ पैमारिस लॉन्गस। पैमारिस लॉन्गस यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये पैमारिस लॉन्गस मसल्स है। इसके बाद आती है फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस, देन फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, एंड इसके बाद आती है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। तो एज यू कैन सी हियर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल हो गई, फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस हो गई, फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस हो गई। ये मसल्स जो हैं हमारे रिस्ट जॉइंट के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, फ्लेक्शन मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे रिस्ट जॉइंट की एक्सटेंसर मसल्स कौन कौन सी होती हैं। यदि हम एक्सटेंसर मसल्स की बात करें तो हमारे रिस्ट जॉइंट के 4 मेजर एक्सटेंसर मसल्स हैं, जिसमें है आपकी एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज़ द एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस। उसके बाद आती है एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रीविस जो कि इसके जस्ट नीचे यहाँ पे एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रीविस हमें दिखाई दे रही है। नेक्स्ट मसल इज एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस जो कि अल्नार साइड पे हमको देखने को मिलेगी, एंड इसके बाद आती है एक्सटेंसर डिजिटोरम। तो ये 4 मसल्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे रिस्ट जॉइंट के फ्लेक्शन मूवमेंट एक्सटेंशन मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे डेविएटर मसल्स कौन कौन सी हैं जो हमारे रिस्ट जॉइंट को डेविएशन में हेल्प करती हैं। यदि हम बात करें यहाँ पे रिस्ट जॉइंट के डेविएशन मूवमेंट्स की, तो डेविएशन मसल्स जो डेविएटर्स मसल्स हैं हमारी, उसमें पहले आते हैं रेडियल डेविएटर्स। रेडियल डेविएटर्स जो हैं वो बेसिकली आपकी एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रीविस, फ्लेक्सा कार्पी रेडियालिस, abductor pollicis longus, extensor pollicis longus, extensor pollicis brevis एंड फ्लेक्सर pollicis longus। ये मसल्स जो हैं ये हमारी रेडियल डिविएटर्स होती हैं, जबकि अल्ना डिविएटर्स जो हैं वो सिर्फ 2 मसल्स होती हैं, सिर्फ 2 मसल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें होती है फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस। तो यदि हम यहाँ पे रेडियल डिविएटर्स की बात करें तो प्लेंटी ऑफ मसल्स आर वर्किंग फॉर द रेडियल डिविएशन, जिसमें पहला हो गया आपका the first one is extensor carpi radialis longus, second one is extensor carpi radialis brevis। फिर उसके बाद आती है flexor carpi radialis, then उसके बाद आती है abductor pollicis longus, then इसके बाद है extensor pollicis longus, then extensor pollicis brevis and finally आपकी flexor pollicis longus।
ये 7 मसल्स जो हैं ये मिल करके हमारे रेडियल डेविएशन में वर्क कर रही हैं, जबकि अल्नार डेविएशन के लिए सिर्फ 2 ही मसल वर्क करती हैं। वन इज़ फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस एंड द अदर वन इज़ एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे रिस्ट जॉइंट की जो स्टेबिलिटी है वो कैसे होती है मेंटेन, या उसके लिए क्या मैकेनिज़्म है। उसको हम एक्टिव कंट्रोल मैकेनिज़्म या मस्कुलर मैकेनिज़्म ऑफ रिस्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली यदि बात करें तो हमारा रिस्ट जॉइंट जो है वो 10 मसल टेंडन से सराउंडेड रहता है, जिसमें आपके 3 फ्लेक्सर मसल्स हैं, 3 एक्सटेंसर मसल ग्रुप्स हैं और 4 प्रोनेशन एंड सुपिनेशन कंट्रोल करने के लिए जो मसल्स होती हैं। तो ये टोटल 10 मसल्स हैं जो हमारे रिस्ट जॉइंट के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, या मोटर पॉइंट हमारे रिस्ट जॉइंट का बोला जाता है। और बेसिकली क्या होता है, जब हम मूवमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम वेदर इट इज़ फ्लेक्शन मूवमेंट और इट इज़ एक्सटेंशन मूवमेंट, तो उस समय पे क्या होता है, हमारे जो मसल्स हैं वो इस तरीके से प्लेस्ड हैं। हमारे डिजिट मसल्स जो हैं, हमारे रिस्ट एक्सटेंसर्स जो हैं, फ्लेक्सर्स जो हैं, ये इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं, इस तरीके से प्लेस्ड की हुई हैं कि जब एक मसल्स का मूवमेंट हो रहा होता है, फ्लेक्सर मूवमेंट जब काम कर रही होती हैं, तो यहाँ पे जो हमारी एक्सटेंसर मसल्स हैं ये इसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और साथ ही साथ में इसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ में ये जो हमारा कपल फोर्स जनरेट हो रहा है यहाँ पे मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए, मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए मसल्स का, उसको काउंटर करती हैं साथ, ताकि वहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है वो रिदमिक मूवमेंट हो सके, एक स्मूथ पैटर्न में मूवमेंट हो सके। एंड दूसरा जो बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फंक्शन जो वो प्रोवाइड कर रही है, दैट इज़ डायनामिक स्टेबिलिटी। तो डायनामिक स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये इस मैकेनिज़्म को हम बोलते हैं मस्कुलर मैकेनिज़्म ऑफ रिस्ट, या फिर एक्टिव कंट्रोल मैकेनिज़्म ऑफ रिस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। अब हम आ जाते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ द रिस्ट जॉइंट पे। काइनेमेटिक्स ऑफ रिस्ट जॉइंट की यदि हम बात करें तो काइनेमेटिक्स में हम देखते हैं कि हमारे रिस्ट जॉइंट में जो बेसिक मूवमेंट, 2 बेसिक मूवमेंट्स हो रहे हैं, वन इज़ फ्लेक्शन एक्सटेंशन एंड द अदर वन इज़ रेडियल एंड अल्नार डिविएशन। तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की यदि हम रेंज ऑफ मोशन की बात करें तो जो हमारा रिस्ट जॉइंट का फ्लेक्शन है वो 65 टू 85 डिग्री के बीच में हमारे रिस्ट जॉइंट में फ्लेक्शन मूवमेंट होता है, जिसमें से आपका मिड कार्पल जॉइंट में 60% मूवमेंट कैरी आउट हो रहा है, जबकि रेडियो कार्पल जॉइंट पे सिर्फ 40% मूवमेंट कैरी हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के इनिशियल में ही बताया था कि फ्लेक्शन मूवमेंट जो है वो ज़्यादा मूवमेंट यदि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यदि जब हम रिस्ट जॉइंट को फ्लेक्स करते हैं तो मैक्सिमम मूवमेंट जो है फ्लेक्शन का वो मिड कार्पल स्पेस पे हो रहा है, जबकि हम एक्सटेंशन जब प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मैक्सिमम मूवमेंट जो है हमारा वो आपका रेडियो कार्पल जॉइंट पे ही हो रहा है। तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यदि एक्सटेंशन की हम बात करें तो 2 एक्सटेंशन जो है वो फ्लेक्शन के कंपैरिजन में कम होता है, वो 55 टू 75 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है वो रेडियो कार्पल जॉइंट पे 67% हो रहा है। ऑलमोस्ट 70% मूवमेंट जो है वो हमारे रेडियो कार्पल जॉइंट पे हो रहा है, जबकि हमारे मिड कार्पल जॉइंट की बात करें तो वहाँ पे 33% मूवमेंट जो है सिर्फ वहाँ पे उतना ही मूवमेंट हो रहा है। इस मूवमेंट के प्लेन और एक्सिस की बात करें तो सैजाइटल प्लेन पे ये मूवमेंट होता है और फ्रंटल एक्सिस में ये मूवमेंट हो रहा है। जबकि इस मूवमेंट को, फ्लेक्शन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, उसमें यदि हम देखें तो डॉर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें आपका रेडियो ल्यूनिएट लिगामेंट, रेडियो ट्राइक्विटल लिगामेंट, रेडियो स्क्वेफॉइड लिगामेंट जो हैं ये मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। एक्सटेंशन मूवमेंट की यदि हम बात करें, एक्सटेंशन मूवमेंट को कौन कौन से लिगामेंट रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो वो डॉर्सल सरफेस ऑफ द रेडियस इटसेल्फ, एज यू कैन सी हियर कि जब हम हाथ को ऊपर लेकर के जा रहे हैं तो उस समय पे रेडियस का जो डॉर्सल सरफेस है वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है मूवमेंट को, और साथ ही साथ में हमारे जो पामार लिगामेंट्स हैं वो भी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अब यदि हम रेडियल एंड अल्नार डिविएशन की बात करें तो हमारा जो रेडियल डिविएशन है वो 15 टू 25 डिग्री के आसपास होता है, जो कि आपके मिड कार्पल जॉइंट पे हो रहा है। और जब हम अल्नार डिविएशन की बात कर रहे हैं तो अल्नार डिविएशन जो है वो 35 टू 45 डिग्री के आसपास है, जो कि हमारे रेडियो कार्पल जॉइंट पे हो रहा है। ये मूवमेंट आपका फ्रंटल प्लेन में होता है और जॉइंट के ट्रांसवर्स लाइन के एक्सिस पे ये मूवमेंट परफॉर्म होता है। इसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेडियल डिविएशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उसमें आपका रेडियल स्टेलॉइड प्रोसेस हो गया, दूसरा आपका अल्नार कोलैटरल लिगामेंट हो गया। ये दोनों जो हैं ये हमारे रिस्ट जॉइंट के रेडियल डिविएशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अपार्ट ऑफ दिस हमारा जो अल्नार डिविएशन है उसको रोकने के लिए हमारा रेडियल कोलैटरल लिगामेंट वर्क करता है।
सो दिस इज़ ऑल फॉर रिस्ट जॉइंट। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं प्लीज़ इनबॉक्स मी, और यदि आप लोगों को कोई नया वीडियो कोई किसी टॉपिक पे चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स करके बता सकते हैं। थैंक यू।